बच्चों, मैं रिजवान अहमद, विज्ञान शिक्षक +2 जवाहरी लाल विश्वविद्यालय बैंक विज्ञान जिला सीतामढ़ी। मैं आप लोगों के लिए वर्ग 10वीं का प्रथम अध्याय जो रसायन विज्ञान से संबंधित है, जिस अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं संक्रमण, उससे संबंधित जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको हम लोग आज चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यह अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये बड़ा लंबा भी अध्याय है, इसलिए हम लोग अध्ययन की सुगमता के लिए इसको विभिन्न चरणों में बांटकर विभिन्न उपवर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो छोटा बने, जिससे आप आसानी से देख सके और समझ सके। तो बच्चों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो आज जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वह जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात आज के इस वीडियो में हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार से इस रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जब कोई एकल पदार्थ या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ, अब ये पदार्थ किस रूप में हो सकते हैं बाबू मेरे? या तो अणु के रूप में हो सकते हैं, यौगिक के रूप में हो सकते हैं, या फिर तत्व के रूप में हो सकते हैं, है ना? आपस में मिलकर या टूटकर एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, बड़ी आसानी से आप इस रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या कहा कि कोई एक या एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, इस तरीके से कई हो सकते हैं। जब आपस में मिलकर, अगर एक से ज्यादा है तो आपस में मिलेंगे, या अगर एक ही है तो क्या करेंगे? टूटेंगे। तो जब आपस में 2 या 2 से अधिक मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक ही बनेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा? एक, ठीक है। और अगर एक चीज कोई टूटेगा तो कम से कम तो 2 बनेंगे, यानी एक से ज्यादा बनेंगे, 2 3 कई बन सकते हैं। तो इसलिए यहां लिखा एक से अधिक प्रकार के पदार्थ। अगर एक ही पदार्थ बनेगा तो यहां ये सब इस्तेमाल होगा, एक से अधिक बनेंगे तो इस सब इस्तेमाल होगा, इसलिए यहां पर ऑब्लिक दिया जाता है। का निर्माण करता है, उसे हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया
जो चीज हम लेते हैं और जो चीज बनता है वो दोनों बिल्कुल ही अलग गुण को रखते हैं। अर्थात जो सामग्री पदार्थ लिया गया और उसके द्वारा जो भी चीज का निर्माण हुआ यानी निर्मित जो पदार्थ है, इन दोनों के गुण में भिन्नता पाई जाती है और ये भिन्नताएं क्या होती है? आंतरिक होती है। ठीक है, और इस प्रकार से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। तो बच्चों अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब मान लो बहुत ही साधारण तरीके से अगर आप कहते हैं कि जैसे आप यहां पर क्या लेते हैं बाबा? आप हाइड्रोजन ले लेते हैं और उसके साथ आप क्या चीज मिला रहे हैं? ऑक्सीजन मिला रहे हैं। ठीक है, अब यह हाइड्रोजन किस रूप में होता है? आप जानते हैं गैस के रूप में है। ये ऑक्सीजन भी किस रूप में है हमारे पास? गैस के रूप में है। अगर साधारण चीज हम देखें तो ये दोनों आपस में जो दो भिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जल का निर्माण करते हैं। और ये जल किस रूप में पाया जाता है हमारे पास? बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, ये किस रूप में? द्रव रूप में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन जो हमारा गैस रूप में था, दूसरा ऑक्सीजन जो हमारा गैस रूप में था, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो हमको ये जो तीसरा चीज प्राप्त हुआ जल, इसका क्या रूप है? द्रव रूप है। ठीक है, अर्थात इसका गुण और इस दोनों के गुण क्या है? भिन्न। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कभी भी जो चीज निर्मित होता है, यह निर्मित जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आगे हम देखेंगे कि उसका क्या नाम है, उस तरह की चीजों को हम क्या कहेंगे, उसका गुण और ये जो हमने सामग्री लिया जिससे हमने चीजों को बनाया, वह दोनों के गुण क्या होते हैं? अर्थात आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि जब एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर एक या अधिक प्रकार के भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात यहां आप नोट में एक लिख सकते हैं और ये नोट हमारा क्या हो सकता है कि निर्मित पदार्थ का गुण सदैव यानी हमेशा लिए गए पदार्थ से क्या होते हैं? भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग अलग प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं और इसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग प्रयास करेंगे अभी कि किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैंने नीचे की तरफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख के जल लिखा था, उसको हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, उसका क्या नाम है कहेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो हमने उदाहरण में क्या दिया था बच्चों?
प्रतिफल। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रतिफल के नाम से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट। एस इसलिए लिखा कि अगर एक कोई बन रहा है तो प्रोडक्ट कहलाएगा, एक से अधिक बनेगा तो रिएक्टेंट। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों आप यह ध्यान दें कि जो अभिकारक होते हैं वो इस तीर के निशान के उच्च की तरफ लिखे जाते हैं, और जो प्रतिफल होता है उसको तीर के मुख के तरफ दाईं तरफ लिखा जाता है। ऐसा आसानी के लिए किया। दूसरी बात, जब हमारा अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो जाती हो, 2 3, तो प्रत्येक अभिकारक के बीच में धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसी तरीके से मान लो कि कोई पदार्थ A है, फिर हम ले रहे हैं दूसरा पदार्थ B, फिर कोई पदार्थ ले रहे हैं C, तो इस तीनों पदार्थ के बीच में किसका निशान देंगे हम लोग? धन चिन्ह का निशान देंगे। यानी इसको किस तरीके से लिखेंगे? A जोड़ B जोड़ C। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें 3 प्रकार के पदार्थ लिए गए हैं। और मान लो आप अभिक्रिया के बाद बनाना है हमारा D प्लस E। अगर वो बन रहे हैं तो D और E के बीच में क्या लिखा गया होगा? प्लस का निशान दिया गया। यानी कि अगर अभिकारकों की संख्या एक से अधिक तो सबों के बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, धन चिन्ह देंगे। अगर प्रतिफल में भी अगर एक से ज्यादा पदार्थ निर्मित होते हैं तो उसमें भी हम लोग धन का चिन्ह देते चलेंगे। ठीक है, और पहले हमने बताया कि अभिकारक को इस तीर के चिन्ह के उच्च की तरफ बाईं तरफ लिखेंगे, और जो प्रतिफल बनेगा उसको हम इस तीर के जो मुख है, निशान है, उसके दाहिनी तरफ लिखने का कार्य है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, या कोई और अलग तरीका होता? तो बच्चों आप तो ये देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने शब्दों के रूप में व्याख्या किया है, लिखे का काम है। लेकिन हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि रसायन की एक अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार से हम हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे रसायन विज्ञान की अपनी एक भाषा है जो हमारे संकेत या संकेतों के समूह से बना होता है, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया, इसको रासायनिक अभिक्रिया को रसायन की भाषा में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अब हम उसको जानेंगे। क्योंकि हमने अभी यह सीख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात अभिकारक के मिलने से या टूटने से प्रतिफल बनता है, जो गुणों में अभिकारकों से क्या होते हैं? भिन्न। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस रासायनिक अभिक्रिया को हम निरूपित कैसे करें। तो बच्चों मैं आपको आसानी के लिए यह बता दूं कि रसायन विज्ञान के सही अध्ययन करने के लिए आप सबको कम से कम वर्ग दशम के विद्यार्थियों को परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व हैं उनके संकेत याद होने चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के संकेत मालूम नहीं होंगे तो फिर आपको इसको रासायनिक अभिक्रियाओं को और इसके समीकरणों को समझने में बड़ी ही कठिनाई उत्पन्न होगी। इसके अलावा कुछ और भी जो हमारे
जो तत्व हैं जैसे सोना है, चांदी है ना, ये सबों के भी कुछ संकेत याद होने चाहिए, हमें जानने चाहिए। ठीक है, इसलिए कि रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत और संकेतों के समूह द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, जो कि रसायन की अपनी एक भाषा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसी अभिक्रिया को किस रूप में हम रसायन के रूप में लिखेंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहां मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा कि आपको मैं ये समझा सकूं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारे जितने भी प्रकार के ज्ञात तत्व हैं उनमें सबसे पहला तत्व हमारा हाइड्रोजन है। और आप सब इसके संकेत को जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, बड़ा H, जिसको हम लोग कैपिटल H, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर धन चिन्ह है, प्लस है, हमने प्लस का निशान दे दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये 8वां तत्व है, परमाणु संख्या 8 है, तो इसके लिए आप किस संकेत का इस्तेमाल करते हैं, O का इस्तेमाल करते हैं, हमने लिखा। अब आप यह बताएं कि क्या यह हाइड्रोजन जो गैस के रूप में विद्यमान है हमारे वायुमंडल में, क्या ये तत्व के रूप में पाए जाते हैं, परमाणु के रूप में पाए जाते हैं? नहीं। आपने पढ़ा होगा कि यह हमेशा द्विपरमाणुक रूप, क्या चीज, द्विपरमाणुक रूप, अर्थात दो परमाणुओं के मेल से जो बना, जिसको आप अणु कहते हैं, अणु के रूप में पाया जाता है। तो इसके भी जो हम संकेत लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, H2। आप जानते हैं कि इस संख्या को हम इसके दाहिनी तरफ लिखते हैं, नीचे। फिर उसी प्रकार से आप ऑक्सीजन के बारे में भी जानते हैं कि सर यह वायुमंडल में पाया जाने वाला एक गैस है, जो श्वसन में भी कहा जाता है, जो दहन में भी कहा जाता है, जलने में भी सहायता करता है, और वह भी हमेशा द्विपरमाणुक रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, हमारे आसपास पाया जाता है। तो इसलिए इस ऑक्सीजन को भी हम किस रूप में लिखेंगे, अणु के रूप में लिखेंगे, O2। ठीक है, इतना समझ गए कि हमको जो भी यह अभिकारक के रूप में मौजूद होंगे, चाहे वह अणु के रूप में हो, तत्व के रूप में हो, है ना, या फिर हमारे यौगिक के रूप में हो, हम उसी रूप में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद तीर का निशान है, मतलब ये इन दो सामग्रियों को, पदार्थों को लिया गया और इनको मिलाने के बाद एक अलग प्रकार का, भिन्न प्रकार का हमको पदार्थ निर्माण हुआ, जिसको जल कहते हैं। और जल को बहुत अच्छे से आप कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको कहा जाता है H2O। ये हमारा किसका सूत्र है, जल का सूत्र। ठीक है, अब यह जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, यह जो देख रहे हैं आप यहाँ ऑक्सीजन, और इन दोनों के मिलने से यह जो देख रहे हैं हम जल, यानी H2 + O2 क्या बना, H2O। इसी संकेतों के जो प्रदर्शन है, जो संकेतों के समूह का जो प्रदर्शन है, इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण। यानी कि हम आगे चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण की अपने दूसरे वीडियो में, लेकिन अभी आप यह जान ले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो है, ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, ये रासायनिक अब समीकरण के नाम से जाना जाएगा। अब एक और चीज ध्यान देने योग्य बात है हमारे विद्यार्थियों, आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी लिखने हमें क्या है, बाकी है। अर्थात रासायनिक समीकरण यह पूर्ण नहीं है,
अपूर्ण है, केवल हमें यह जानकारी दे रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है। अगर संकेतों या सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित किया गया जो रासायनिक समीकरण है वह पूर्ण नहीं है, पूरी जानकारी नहीं देता है, इसका मतलब है वैसे रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित। अर्थात यह जो हमारा रासायनिक समीकरण है ये क्या है, हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम आगे सीखेंगे अगले वीडियो में कि रासायनिक जो समीकरण है ये कितने प्रकार के होते हैं और फिर इसको हम किस प्रकार से असंतुलित को संतुलित करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर आपको संतुलित के बारे में जानकारी दे दूं। इस रासायनिक समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, H2G प्लस O2G बन गया क्या हमारा H2OL। और इसके बाद हम यहाँ दे देंगे 2 लगाएंगे, यहाँ भी हम 2 लगाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों का सटीक उत्तर मिला। पहला तो ये कि अधिकारक में 2 गुना 4 हाइड्रोजन है, प्रतिफल में भी 2 गुना 4 हाइड्रोजन है। अधिकारक में 2 ऑक्सीजन है, प्रतिफल में भी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अर्थात अधिकारक में परमाणुओं की जितनी संख्या है वह हमेशा प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर होने चाहिए, कम या अधिक नहीं होने चाहिए। दूसरी जानकारी, आपने यहाँ तो हाइड्रोजन H2O2 H2O से पता नहीं चलता है कि इसकी अवस्था क्या है, क्या यह हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, यानी इनके अवस्थाओं के बारे में आपने कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दिखाया, तो इसलिए यह हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस हाइड्रोजन के पास G लिखा, G का मतलब हो गया गैस, पहला अक्षर G लिया। फिर O2 के पास हमने यहाँ G लिखा, इसका मतलब ये भी क्या है, गैस। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 2 यहाँ पर अभिकारक हैं ये दोनों की अवस्था क्या है, गैस अवस्था है। और इसके मिलाने पर यहाँ पर हमने क्या लिखा, H2O के बगल में L का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है द्रव। आप हिंदी में भी यहाँ पर गैस, यहाँ पर गैस, यहाँ पर द्रव लिख सकते हैं, या हम लोग संक्षेप में संकेत का इस्तेमाल करते हैं, गैस के लिए G का, द्रव के लिए L का और ठोस के लिए S। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस रूप में, ऑक्सीजन गैस रूप में और जल भी किस रूप में है, L रूप में। अर्थात अगर आपको मैं ये कहूं कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम उन अभिकारकों और प्रतिफलों के अवस्था को भी लिखते हैं जिसके लिए हम 3 प्रकार के, या आगे जब आप बढ़ेंगे तो जो जलीय होता है उसके लिए A2 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करेंगे, अभी मुख्य रूप से आप इतना ही जानेंगे, है ना। ठीक है, और अगर अक्षय बनता है तो PPT भी लिखते हैं हम लोग, तो आगे की जानने की चीजें अभी मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि अगर हमारा सामग्री वह ठोस है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर वह हमारा द्रव है तो हम L का इस्तेमाल करेंगे, अगर वह सामग्री हमारा गैस है तो हम G का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम उसके बगल में उसके अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं, और अगर इस प्रकार से हम अगर किसी को प्रदर्शित कर देते हैं तो अब यह समीकरण हमारा क्या कहला जाता है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग जो है अलग से एक वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक और थोड़ी देर के लिए एक और इसके टॉपिक को हम देखते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये वीडियो, ये बातें समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको।
परंतु चूंकि वर्ग दशम के हमारे जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनका अभी ज्ञान उतना अधिक नहीं होता है कि वह पहचान सके कि क्या कोई चीज बन रहा है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बन रहा है कि दूसरी अभिक्रिया के द्वारा बन रहा है। ठीक है, यानी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया। तो चूंकि रसायन विज्ञान हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम जब भी बात करेंगे, जिस चीज की भी चर्चा करेंगे वह हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि दिया गया जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे रसायन विज्ञान में कुछ ऐसी चीजों को बताया गया जिसको अगर हम देख ले तो हम देख कर ही कह सकते हैं कि यह जो दिया गया जो अभिक्रिया है यह रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहां ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। बहुत आसान है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचान कर लेंगे। तो पहला तो आप यह याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर उस अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है, यानी कि पहला क्या है, रंग में परिवर्तन अगर है तो वह रासायनिक अभिक्रिया, लाल से पीला हो जाए, लाल से हरा हो जाए, है ना, नारंगी से पीला हो जाए, नारंगी से सफेद हो जाए, यानी रंग अगर उसका कहीं न कहीं अगर बदल जाता है तो आप समझ लीजिए वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा आप देख सकते हैं अवस्था परिवर्तन के द्वारा भी, अगर किसी भी चीज में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वो ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से गैस, गैस से ठोस, द्रव से ठोस, है ना, कहीं न कहीं उसके अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा हो तभी भी आप कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का वो क्या हमारा, तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, ताप में परिवर्तन। अगर कोई चीज ठंडा है और अभिक्रिया के दरमियान, अभिक्रिया के द्वारा अगर वो गर्म हो गया, इसका मतलब उसके तापमान में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, यानी कि परिवर्तन हुआ। तो तापमान में परिवर्तन होना, अगर ज्यादा है, गर्म है तो ठंडा हो जाना, तो इस तरीके से भी हम उसको क्या पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तापमान में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन। ठीक है, एक और चौथा है अवक्षेप का बनना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उस विलयन में अगर ठोस रूप में कोई चीज निकल रहा है, बन रहा है, तो आप यह भी समझेंगे कि वह क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात उस अभिक्रिया के अंतर्गत यदि अवक्षेप बन रहा है तो भी वह रासायनिक अभिक्रिया का द्योतक होता है। अगला जो है हमारा वो क्या है, गैस का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। अर्थात अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी प्रकार के गैस का उत्सर्जन भी होता है तो आप कह सकते हैं कि यह जो हमारा अभिक्रिया है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि उस अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो रहा हो, या अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, या तापमान में परिवर्तन हो रहा हो, या अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो,
या गैस का उत्सर्जन होना हो, अगर ये पांचों में से कोई भी लक्षण आपको उस अभिक्रिया में दिखाई पड़ता है तो आप बिल्कुल ही आराम से बेझिझक कहेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट की बात चर्चा करेंगे जिसमें हम रासायनिक समीकरण और उसमें असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण की चर्चा करेंगे और उस वीडियो के बाद तीसरा वीडियो हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी तरह की परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम कठिनाई अगर मुझे लगता है कि वाजिब है, इसमें उसका कहीं हल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगर आप मेरे इस वीडियो को और भी किसी माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल नोट कर लें। मेरे YouTube चैनल का नाम है रिज बायो केम। याद रखें, रिच बायो केम YouTube चैनल पर